और अब बात पहली पेशी की। इंसान जब हिम्मत हारता है, जब जिंदगी में अंधकार छाता है, उम्मीदें टूटती हैं, जिंदगी बोझल लगती है, तो इंसान अपने हाथों अपनी जिंदगी को मिटा लेता है। सुसाइड करना कानूनन इस देश में जुर्म है। खुदकुशी किसी भी समस्या का समाधान नहीं, ये सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद 6 दिन पहले आईपीएस पूरन कुमार ने सुसाइड किया। खाकी पर संगीन आरोप लगाए। 13 अफसर जांच के दायरे में आए। जांच की आंच डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तक पहुंची। आईपीएस के सुसाइड नोट में डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम था, इसलिए उन्हें फोर्स लीव पर भेजा गया। जब यह सब कुछ हो रहा था, तब हरियाणा में एक और अफसर ने खुदकुशी कर ली। यह अफसर था एएसआई संदीप लाठर। वही संदीप जो आईपीएस पूरन के केस की जांच कर रहा था। केस भ्रष्टाचार का था। खुदकुशी करने से पहले संदीप लाठर ने 3 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, एक वीडियो रिलीज किया। वीडियो के जरिए आईपीएस पूरन पर संगीन आरोप लगाए, डबल खुदकुशी के राज बताएं। हालांकि एनडीटीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन फिर भी जब वीडियो आया हम आपको दिखाएंगे और साथ ही इस सवाल को पूछेंगे कि एएसआई संदीप ने सुसाइड क्यों किया। आज कचहरी में 2 सुसाइड मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और आज ये देश जब जागेगा, जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान। आईपीएस पूरन सिंह के केस की जांच करने वाले एएसआई ने सुसाइड क्यों किया? इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी, उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड किया है। आईपीएस पूरन केस की जांच करने वाला एएसआई क्या खुद जांच के दायरे में था? मैं ईमानदार आदमी था, ठीक है। अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो मेरा बैंक के वो करवा देख लो, मेरे सर पर कर्जा। एएसआई संदीप लाठर को क्या कोई प्रताड़ित कर रहा था? जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान, जब ये देश जाता। आईपीएस पूरन कुमार के बाद एएसआई के सुसाइड का सच क्या है? इतना ईमानदार आदमी रहे जो डीजीपी रहे। अरे या ये लोग भी, अरे ये जो काले को हुए बैठे हैं, ये केवल इसलिए अब यो चले जा, हम फिर खुली मलाई खावा, कति खुली मलाई खावा। जुबान पर भ्रष्टाचार का जिक्र, ईमानदारी और बेईमानी के मायने समझाता ये कोई मामूली शख्स नहीं। नाम है संदीप लाठर, ओहदा पुलिस महकमे में एएसआई, रोहतक की साइबर सेल में संदीप तैनात था। आईपीएस पूरन कुमार से जुड़े केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, लेकिन एएसआई ने खुद को गोली मार दी। पीछे 3 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ दिया। सुसाइड से पहले एक आखिरी वीडियो शूट जिसमें आईपीएस पूरन कुमार पर सनसनीखेज इल्जाम लगाए। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ। और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है, उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूँ। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था। भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जागया था। और आज ये देश जब जागेगा, जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर है जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहाँ पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था। यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। सवाल है कि संदीप ने सुसाइड क्यों किया? क्या इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर संदीप खुद जांच के दायरे में थे? क्या संदीप को कोई प्रताड़ित कर रहा था? क्या किसी का दबाव था? संदीप के सुसाइड की गुत्थी इन्हीं सवालों में उलझी है। लेकिन आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड को लेकर जो आरोप संदीप ने लगाए वो और चौंकाने वाले हैं। कि हंगा बता रहा भाई, या कुर्सी मिल रही है या जहाँ तो मिल रही है, होगी बदरी इसी गाड़ी आई है, होगा इसका साड़ा बह मिल ले भाई, हो गए भाई आयोग में। ये इस दुनिया में सबसे ठंडे राज्य हैं क्या ये अड़गे? ये राज्य नहीं है भाई, जनता राजा होती है, न्याय जनता करती है हमेशा। और आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी, उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। और आज तो क्या वाकई आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड का सच संदीप जानते थे? एक बात गौर करने वाली है, वीडियो में संदीप ने आईपीएस पूरन कुमार पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए। इसी केस की जांच संदीप लाठर कर रहे थे। 6 अक्टूबर को जांच अधिकारी संदीप लाठर ने आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील को एक शराब कारोबारी से करीब 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। पूछताछ में गनमैन ने खुलासा किया कि वो ये पैसे आईपीएस पूरन कुमार के कहने पर ले रहा था। दरअसल शराब कारोबारी को एक गैंगस्टर धमकी दे रहा था और उनसे पैसे भी मांग रहा था। अब देखिए, हम और आप ये सुनते आए हैं कि मरने वाला व्यक्ति कभी मरते वक्त झूठ नहीं बोलता। एएसआई के सुसाइड का सच क्या है, इसकी एक मिस्ट्री 3 पन्नों के सुसाइड नोट में छिपी है।
संदीप ने जो कहा वो कितना सच था ये जांच का विषय है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। एएसआई संदीप लाठर ने सुसाइड नोट में जातिवाद की बात का जिक्र क्यों किया? उसका इशारा किसकी तरफ था? वो किससे परेशान है? और सबसे बड़ा सवाल, जब वो मामले की जांच कर रहा था तो आईपीएस पूरन के खिलाफ उसे क्या एविडेंस मिला? वो क्यों बार बार कई अफसरों की ईमानदारी की बात कर रहा था जिन पर आईपीएस पूरन ने गंभीर इल्जाम लगाए? संदीप लाठर ने 3 पन्नों के सुसाइड नोट में भी इन आरोपों का तफसील से जिक्र किया। एएसआई ने लिखा, पूरन कुमार के खिलाफ बहुत से सबूत हैं। गिरफ्तारी के डर से आईपीएस ने सुसाइड किया। पूरन कुमार ने जातिवाद का सहारा लिया, जातिवाद के सहारे सिस्टम को हाईजैक किया। अपनी शहादत देकर जांच की मांग कर रहा हूं। एएसआई संदीप का सुसाइड करना, आईपीएस वाई पूरन कुमार पर करप्शन के संगीन इल्जाम लगाना और गनर सुशील का कबूलनामा, ये इस केस को और पेचीदा बनाता है, क्योंकि सुशील के पकड़े जाने के बाद रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया ने बयान दिया था कि सुशील ने अपने बयान में ये कहा है कि उसने ये पैसे आईपीएस वाई पूरन कुमार के कहने पर लिए हैं और उसका कबूलनामा उनके पास है। गनर के कबूलनामे के बाद आईपीएस पूरन का सुनारिया जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था। इस घटनाक्रम के अगले ही दिन यानी 7 अक्टूबर को आईपीएस पूरन कुमार ने चंडीगढ़ में अपने घर में खुदकुशी कर ली थी। संदीप ने अपने आखिरी वीडियो में एक और इल्जाम लगाया। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडा ना फूट जाए। आयोग में बैठ कर ने इनके घरवाले ने, इसके फादर ने, सब ने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की। भाई इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये भ्रष्टाचार करेंगे। और एक जाति के नाम पर नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसने भ्रष्टाचार कराया था, परेशान कराया है सबको, इसने रिश्वत ली है, भ्रष्टाचारी आदमी था ये। एएसआई संदीप लाठर ने सुसाइड के लिए पूरन कुमार को जिम्मेदार ठहराया। वो आईपीएस पूरन कुमार जिनके सुसाइड की मिस्ट्री अब तक उलझी है। पूरन ने अपनी मौत के लिए 13 अफसरों को जिम्मेदार ठहराया था। सुसाइड नोट में डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम लिखा था। डीजीपी को लेकर संदीप लाठर ने जो कुछ अपने आखिरी वीडियो में कहा वो और चौंकाने वाला है। मैं अपने को फख्र महसूस करता हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ खड़ा रहा हूँ। मैं ईमानदार आदमी था, ठीक है। अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो मेरा बैंक के वो करवा के देख लो मेरे सिर पे कर्जा से, ठीक है। इसी कोई बात को ना, लेकिन हिम्मत है। वो अपने बच्चे ने पढ़ाने लग रहा हूँ, सारी चीज करने लग रहा हूँ। मैं सक्षम हूँ और एक जमींदार का बेटा हूँ, लेकिन मैं यूं नहीं भ्रष्टाचारी हूँ। आईपीएस पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में खुद से भेदभाव के इल्जाम लगाए थे, लेकिन संदीप लाठर ने इन आरोपों को लेकर आखिरी संदेश में जो कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। करियो जाति का जहर घोड़ियो, आज जो जिंदे होंगे तो शर्म आंदी, हम किन आदमी खतर लड़के। एएसआई संदीप के इल्जाम जितने संगीन उतने ही सवालों में संदीप की खुदकुशी थी। अब पुलिस सुसाइड की कड़ियां जोड़ रही है। बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती मुलाजिम था। बहुत अभी एक सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी मिली है। अभी फोरेंसिक की टीम बुला रखी है, जांच चल रही है। पुलिस अफसर संदीप को ईमानदारी की मिसाल बताते हैं। 15 अगस्त को संदीप को ईमानदारी का मेडल मिला। खुद सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी ने उन्हें अपने हाथों से ईमानदारी का इनाम दिया। इनका भाई अहंकार इतना कर रहा था, अगर कुछ नहीं। हाँ, जब मैं देखा भाई तेरे पढ़ ली, तेरा पाप का घड़ा भर लिया, प्रकाष्ठा होगी तेरी। जब इस आदमी ने केवल लग भाई तू बदनाम होगा, और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीज़ों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। संदीप लाठर के सुसाइड का सच अब पुलिस पड़ताल पर टिका है। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए फॉर्मर आईपीएस किरण बेदी जुड़ गई हैं। किरण जी, बड़े अफसोसजनक खबर है, दो अधिकारियों का सुसाइड करना। आप खुद एक बड़ी अधिकारी रह चुकी हैं, सिस्टम को अंदर समझती आई हैं। 8 पन्नों का सुसाइड नोट लिखना, मेंटल प्रेशर की बात करना, उसमें जातिवाद एंगल देना, और फिर एक और दूसरे अधिकारी का आज सुसाइड करना, कैसे देख रही हैं आप इसे? मैं समझती इसके लिए तुरंत एक जबरदस्त कलेक्टिव, सिर्फ चंडीगढ़ पुलिस या हरियाणा पुलिस की एसटीएफ ना इसको देखे, तुरंत इसको 3 ऑर्गेनाइजेशंस को मिलके जांच करनी चाहिए तुरंत, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई जा रही है और मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन और लोगों के थ्रू। एक तो है ह्यूमन राइट्स कमीशन, दूसरी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एंड तीसरी है चंडीगढ़ की पुलिस, हरियाणा पुलिस भी जोड़ के चंडीगढ़ पुलिस। इस वक्त इमीडिएटली इन तीनों को मिलके इस मामले को संभालना चाहिए, ताकि इधर की जिसने जो बात कहनी है इन तीनों को मिलके, ह्यूमन राइट्स कमीशन अपने एंगल से देखे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अपने एंगल से देखे,
और साथ में इसमें साथ में होम मिनिस्ट्री का ऑफिशियल भी जरूर हो, क्योंकि ये एक्चुअली होम मैटर्स है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विसेज मैं समझती हूँ, क्योंकि अदरवाइज इधर की बात उधर आई जाएगी और उकसाएगी और इसका नुकसान हो सकता है। ये मामला बड़ा सेंसिटिव है, हमको जानकारी करने के लिए 3 ऑर्गेनाइजेशन को मिलके इसकी जांच करनी चाहिए और सारी इंफॉर्मेशन जो आई जा रही है वो लेते जाएं और फिर अपने अपने एंगल से इसको समझने की कोशिश करें। जी किरण जी, आईपीएस पूरन का 8 पन्नों का सुसाइड नोट, एएसआई संदीप का 3 पन्नों का सुसाइड नोट, 15 अधिकारियों पर यह नाम। हम जानते हैं कि ये पुलिस महकमा वो महकमा है जहां पर पहले से ही बड़ा प्रेशर होता है और इन कंपैरिजन ट्रेनिंग भी शायद ऐसी होती हो कि मेंटली काफी टफ होते होंगे वो, लेकिन उसके बावजूद 2 बड़े अधिकारियों का सुसाइड करना, प्रथम दृष्टया जब ये खबर आप सुन रही हैं, समझ रही हैं और देख रही हैं, आपको क्या लगता है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? मेरे एक्सपीरियंस से है कि मैंने जानकारी जो अपने, इसीलिए मैंने कहा तीनों को मिलाओ। मैंने जो जानकारी करने की कोशिश की अपने ऑफिसर कॉलीग्स जहां जहां मेरे थे, मैंने उनसे पूछा ये क्या हुआ? बोले मैडम सबको पता था। उसने ये बोला है मुझे सीनियर ऑफिसर ने, मैडम ये सब कुछ सबको पता था कि क्या हो रहा है डिपार्टमेंट में, और साथ और उनकी सुई अटक रही थी लीडरशिप पर, उनकी सुई उनकी। इसीलिए मैं कह रही थी ये मेरा विचार नहीं है, ये जानकारी जरूरत है कि अगर सबको कुछ पता था तो क्या क्या पता था और कहां पर रुक रही थी, वेयर वाज द मैटर स्टॉपिंग। और ये लीडरशिप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लीडरशिप ऑफ द हरियाणा पुलिस कहां फेल हुई, कहां चूकी, कहां गलतियां की, ये डिटोरेशन कहां तक ये बीमारी फैलती गई, एपिडेमिक हुआ, क्या हुआ। तो मेरा ख्याल इसलिए तुरंत इसको संभालना है, क्योंकि ये मामला हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का है जी, और सर्विसेज का है। इसलिए और उसी ने मुझे ऑफिसर ने बोला मैडम सारे जानते थे। तो मैंने कहा फिर जानते थे तो बोले क्यों नहीं? बोले सब डरते थे। नहीं, तो क्या किरण जी जो ये एसआई संदीप लाठर हैं, ये आईपीएस पूरन केस की जांच कर रहे थे, हमें सिर्फ इतना पता है, दर्शकों को सिर्फ इतना पता है। आप कह रही हैं डिपार्टमेंट में सबको पता था। क्या पता था जो जानकर अनजान कर दिया गया और जिसकी वजह से लाठर साहब को भी खुदकुशी करना पड़ा? इसीलिए मैंने बोला है अब क्या पता था, क्या क्या पता था, बट वो सारी चीजें रुक रही थी लीडरशिप पर। उसके ऑफिसर के अनुसार सबको पता था कि किस तरीके का की लीडरशिप हो रही थी उस वक्त हरियाणा पुलिस में, और कौन है व्यक्ति। इसलिए मैं नाम नहीं ले रही क्योंकि मैं इंक्वायरी ऑफिसर नहीं हूं। इसलिए ह्यूमन राइट्स एंगल अपना लो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अपना लो, और इन्वेस्टिगेशन एंगल चंडीगढ़ पुलिस अपना लो, और होम मिनिस्ट्री के बीच में आना जरूरी है ताकि वो समझे, क्योंकि ये हमको सुधारना मामला, हमने पनिश भी करना है, सजा भी देनी है, सुधारना भी है, दोनों चीजें करनी है। इससे सजा किसको देनी है और सुधारना क्या क्या है, ये इस वक्त हमको ये 2 आंसर्स चाहिए। जी मैम, 15 अधिकारियों पर एफआईआर की बात कही जा रही है, 2 अधिकारियों ने खुदकुशी कर ली है। लगता ऐसा है कि सिस्टम पूरा करप्ट हो चुका है। 13 अधिकारियों का नाम है, पूरा सिस्टम ही इतना खोखला हो चुका है। और अगर इतना खोखला हो चुका है तो कैसे इतने सालों से ये चलता जा रहा है? फिर वो जातिवादी का एंगल, आमतौर पर हम मानते हैं कि वर्दी की कोई जात नहीं होती है, लेकिन सुसाइड नोट में जात का भी जिक्र किया गया। क्या कभी आप लोगों ने ऐसा फेस किया? और इतना करप्ट सिस्टम है? इतना मैंने कभी नहीं सुना था, इतना बुरा हाल मैंने कहीं नहीं सुना था, इतना बुरा हाल कहीं नहीं। इंडिविजुअल होता था, एक डिपार्टमेंट होता था, एक इंडिविजुअल होता था, लेकिन डिपार्टमेंट में इतने सारे ऑफिसर्स के खिलाफ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है। एक इट्स ऑलमोस्ट अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थ्रू द रैंक एंड फाइल। ये कहां तक ये नौबत क्यों हुई और कब से शुरू हुई और रीजन क्या है? वी नीड टू नो दिस, वी नीड टू नो एंड एज सून एज पॉसिबल। तो अगर ये तीनों एजेंसी आ जाए, उसमें सीबीआई भी अगर इन्वॉल्व करनी है, ये तो एक स्पेशल टीम होगी। सिर्फ आप लोकल पुलिस की एसटीएफ से काम नहीं चलेगा, ये ऑल इंडिया सर्विसेज का मामला है। इसलिए इसमें कुछ कोई सीबीआई का भी हो, इट्स लाइक अ कंबाइंड बॉडी जो हर एंगल से इसको देखे, ताकि हर एंगल से इसका सोल्यूशन ढूंढा जाए, ताकि ऐसी हरकत, ऐसी नौबत कभी दोबारा नहीं आए, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला है। और ये ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज का, पुलिस सर्विस का मामला है, ये गवर्नेंस का मामला है, एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, मोरल ऑफ द फोर्स का मामला है, ट्रस्ट वर्दी
पब्लिक का विश्वास पुलिस में होने का मामला है। इसलिए पब्लिक के नजर में आना चाहिए कि सारी एजेंसीज मिलके इसको देख रही हैं ताकि बीमारी की जड़ तक पहुंचे और एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होगी वो जड़ को ठीक करना। मैंने जितने लोग सवाल ये भी मन में आता है कि कई बार मरकर ही क्यों सचेत करना होता है, क्योंकि दो डीजीपी का नाम है, पूर्व वाले का भी इधर वाले का भी, एक को छुट्टी पर भेज दिया गया है। अब अगर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का नाम निकलकर सामने आ रहा है तो फिर हम ये समझ सकते हैं कि अधिकारियों पर जो उनके नीचे क्या बीती होगी। और अगर ये सब कुछ जो प्रत्यक्ष तौर पर दिख रहा है अगर जांच में निकलता है तो ये सिस्टम से भरोसा भी काफी डैमेज कर रहा है। आप कैसे देख रही इसे गंभीरता जब दो डीजीपी का नाम है? इसीलिए मैं कह रही हूं ये नाम इस वक्त हो रहे, साबित भी तो करना पड़ेगा, हमको सबूत लेना पड़ेगा। इसलिए हर एंगल से देखा जाए इसको और फिर उसके बाद कार्रवाई शुरू करें। अगर इन्वेस्टिगेशंस करनी है तो वो करें, अगर अरेस्ट करनी है तो वो करें, अगर किसी को छुट्टी भेजना छुट्टी करें, किसी को कंपल्सरी रिटायर करना है वो करें, अगर डिपार्टमेंट इंक्वायरी करनी है तो वो करें। छुटना नहीं चाहिए। अब हमको पता होना चाहिए, लेकिन हमको सबूत होना चाहिए, क्योंकि हमको इधर की उधर की बात नहीं है। वी हैव टू क्लिंच एविडेंस। एविडेंस क्लिंच करने से ही आपको सफलता मिलेगी और उसको नेलिंग करना, इसको कहना नेलिंग करना। वी हैव टू नेल द इश्यूज ऑफ लीडरशिप, फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, मिसबिहेवियर और ये जो कानून की इलीगैलिटीज हुई हैं, ये सारे एंगल देखने पड़ेंगे। नहीं तो आखिरी सवाल मेरा मैम आपसे, ये आप खुद एक IPS ऑफिसर हैं, दो अधिकारियों की मौत हुई थी, 13 का नाम आया है और 2 डीजीपी का इसमें नाम शामिल चल रहा है, बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल मामला हो गया है। आप कोई अपील करना चाहेंगी सरकारों से, सिस्टम से, कि किस प्रकार से जांच की जाए, क्योंकि वो आपके भी कॉलीग, आपके डिपार्टमेंट का हिस्सा रहे हैं और आप पर लोगों को भरोसा रहा है? मैं वही तो अपील कर रही हूं कि ये सारी एजेंसीज को मिलकर काम करना पड़ेगा, हर एंगल को देखना पड़ेगा ताकि हर एंगल के सबक सीखा जाए। मेरी यही अपील है, वी नीड टू कम टुगेदर। इसमें चाहे सीबीआई भी इन्वॉल्व कर लीजिए, लेकिन एक टीम है और इसकी लीडरशिप मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्रीज पास होनी चाहिए। होम मिनिस्ट्री इसको लीड करे, होम मिनिस्ट्री इसको लीड करे, जिसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन लीड करे या सीबीसी लीड करे, लेकिन कोई इंडिपेंडेंट बॉडी है जो लीड करे, जिसमें बाकी सारे मेंबर्स को हम शामिल करें और फिर इसको सुलझाएं और इसको टाइम बाउंड करें ताकि और 1-2 महीने में, विदिन वीक्स हमें पता हो और उसकी फैमिली को भी पता हो, इस डिसीज ऑफिसर के फैमिली को भी, कि सारी इट्स लाइक गवर्नमेंट एजेंसीज नाउ टुगेदर इन्वेस्टिगेट। ये इस वक्त एक एजेंसी का मामला नहीं है, ये सभी, और आफ्टर ऑल एजेंसीज हैं किस लिए तो, लेकिन ये बड़ा मल्टीफैसेटेड है। कहीं इलीगैलिटी भी है, इरेगुलरिटी भी है, इनडिसिप्लिन भी है और करप्शन भी है, बड़ा कुछ है। इसलिए इसे सारे एंगल्स को हमको देखना पड़ेगा और फिर सबूत देख के हर ऑफिसर को उसके अकॉर्डिंगली उसको डील करना पड़ेगा ताकि हम जस्टिस कर सके। जी बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ देने वालों को भी इंसाफ मिले, उनके परिवार वालों को इंसाफ मिले, ताकि सिस्टम पर भरोसा कायम रह सके। किरण बेदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे माध्यम से ये अपील करने के लिए। आप सभी ने भी किरण बेदी जी को सुना, लेकिन अब IPS अफसर पूरन कुमार सुसाइड केस में सियासत भी एक रास्ता तलाश रही है। कई पार्टियों के नेता पूरन कुमार के परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी भी आज परिवार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। दूसरी तरफ जगह जगह सुसाइड केस को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी परिवार से मिलने पहुंचे। क्या कुछ कहा, क्या भरोसा दिलाया, आपको यह भी देखना चाहिए। क्या IPS पूरन सुसाइड मामले में और कई राज खुलने बाकी? IPS पूरन की पत्नी से पुलिस ने क्यों मांगा है लैपटॉप? क्या लैपटॉप में छिपे हैं IPS पूरन की मौत के बड़े राज? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि IPS पूरन कुमार का अंतिम संस्कार बीते 8 दिनों से रुका हुआ है। अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से मौत का सही कारण अभी तक सामने नहीं आ सका है। परिवार अब भी DGP की गिरफ्तारी और जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन की मांग पर डटा हुआ है। इस बीच चंडीगढ़ पुलिस ने IPS पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पूरन कुमार को नोटिस भेजकर पूरन कुमार का लैपटॉप मांगा है। ये वही लैपटॉप है जिसमें IPS पूरन कुमार का सुसाइड नोट ड्राफ्ट में सेव था। चंडीगढ़ पुलिस के सूत्रों के मुताबिक IPS पूरन कुमार का लैपटॉप उनके सुसाइड से जुड़ा सबसे बड़ा सबूत। चंडीगढ़ पुलिस लैपटॉप को CFSL लैब में भेजकर IPS पूरन कुमार के सुसाइड नोट की प्रामाणिकता की जांच करना चाहती है, जिससे ये साफ हो सके कि सुसाइड नोट IPS पूरन कुमार ने खुद अपने ही लैपटॉप से लिखा था।
चंडीगढ़ पुलिस जानना चाहती है कि पूरन कुमार ने आत्महत्या करने से पहले कितने लोगों को सुसाइड नोट मेल किया था और जिन्हें सुसाइड नोट मेल किया गया उस दौरान मेल करने का वक्त क्या था। पुलिस ये भी जानना चाहती है कि जिन लोगों को सुसाइड नोट मेल हुआ उन्होंने इसके रिसीव होने के कितनी बार इसे देखा था। मतलब साफ है, चंडीगढ़ पुलिस इस लैपटॉप के जरिए आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में हर पहलू की जांच करने की तैयारी में है, जिससे कि इस हाई प्रोफाइल सुसाइड के मामले में सच्चाई से पर्दा उठ पाए। वहीं आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पूरन कुमार ने अब तक चंडीगढ़ पुलिस को ये लैपटॉप नहीं सौंपा है और ना ही उनकी ओर से अब तक चंडीगढ़ पुलिस के सामने कोई बयान दर्ज कराया गया है। आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड मामले की जांच एक तरफ, लेकिन दूसरी ओर इस मामले पर सियासत भी तेज है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आईपीएस पूरन कुमार के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार से मुलाकात की। आधे घंटे चली बातचीत के बाद राहुल गांधी बाहर निकले और हरियाणा सरकार पर परिवार पर प्रेशर डालने का इल्जाम लगाया। ये बिल्कुल क्लियर है कि 10-15 दिन से नहीं 6-7 मतलब सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है और ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वहीं राहुल गांधी के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी आईपीएस पूरन कुमार के घर पहुंचे। चिराग ने परिवार से मुलाकात के बाद कहा कि अपनी सरकार का विश्वास लेकर आया हूं, आश्वासन देता हूं कि परिवार की हर मांग पूरी की जाएगी, जो भी दोषी हो उस पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। अपनी सरकार से ये विश्वास लेकर ये विश्वास दिलाने में आया हूं परिवार को कि हर वो मांग जो परिवार रखता है वो पूरी की जाएगी और ये जल्द कार्रवाई होगी बिना किसी विलंब के। कोई गरीब दलित परिवार कभी मुख्य धारा के साथ जुड़ने की सोच नहीं रखेगा अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला। इस परिवार को न्याय मिलेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं प्रधानमंत्री जी की तरफ से, गृह मंत्री जी की तरफ से। ये जितने भी दोषी हैं, भले वो कितने भी बड़े पद पर क्यों ना बैठे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चिराग पासवान जल्द कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं, तो वहीं हरियाणा सरकार ने आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में आरोपों का सामना कर रहे डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है। उनकी जगह आईपीएस ओम प्रकाश सिंह को हरियाणा का नया कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है, जो मशहूर दिवंगत एक्टर सुशांत राजपूत के जीजा भी हैं। अब से थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी संजय कुमार ने एएसआई संदीप लाठर के परिवार से बातचीत की। परिवार ने बेटे की मौत पर इस तरह से जाने पर क्या कुछ कहा, हम आपको वो भी सुना। तो बड़े अफसर हैं, तकरीबन भ्रष्टाचारी तो सारे होंगे जी। बिल्कुल ईमानदार था जी। उसका यहाँ भी बैंक का भी कर्जा, उसकी जमीन पे भी। हकीकत बात तो यह है, उसका बाप की पेंशन मिली थी, उसने उसकी जमीन भी है 9-10 किले। मतलब यह तो कोई कह नहीं सकता जी वो भ्रष्टाचारी होगा, कोई भी नहीं कह सकता। जिंदा रहेगा, लड़ाई लड़नी चाहिए थी। सुने आत्महत्या की थी तो मरवा गया इसने, इस पर दबाव इतना डाला इन लोगों ने। आत्महत्या नहीं थी, को मरवाया गया इन लोगों ने, इतना दबाव डाला। ईमानदार किसी भी महकमे में अगर ईमानदार आदमी होगा उसके आज के दिन कोई जिंदगी नहीं थी। अब कचहरी में अगली खबर की पेशी का वक्त हो चुका है। कल हमने आपको गाजा की पीस डील के बारे में बताया था। ट्रंप के कहने पर इजराइल और हमास के बीच सीजफायर हुआ, लेकिन गाजा पीस डील पर फाइनल फैसला मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ। यहां डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में दुनिया के कई नेताओं ने गाजा पीस प्लान पर मुहर लगाई। अब इनमें पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। ये बात कोई छिपी नहीं है कि शरीफ को ट्रंप के अंदर इंसान नहीं दिखता, उनको पैसा दिखता है, डॉलर दिखता है, और इसीलिए वो डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी करने लगे। मानो उनके नाम की चालीसा पढ़ लो, गजब चापलूसी की पराकाष्ठा जो थी उसे शहबाज शरीफ ने पार कर दिया। कहने लगे कि ट्रंप साहब को नोबेल दे दीजिए, ये दुनिया जो सांस ले रही है वो ट्रंप साहब की वजह से है, दुनिया में सब कुछ जो हो रहा है वो ट्रंप साहब की वजह से। ट्रंप उनके नजर में भगवान का स्वरूप आ गए थे, सैल्यूट कर दिया। उनका बस चलता तो साष्टांग लेट कर दंडवत प्रणाम भी कर लेते। ये सारी चीजें जो है यहां जबरदस्त तरीके से दिखाई पड़ा। हालांकि शरीफ साहब जो बेइज्जत होने
के आदी हो चुके हैं, वो यहां भी बेइज्जत हुई। और उसकी वजह थी कि वहां पर शरीफ के सामने ही मोदी जी की तारीफ हो गई, दोस्त बताए गए, और जैसे ये हुआ वो बेइज्जत आजम बनकर रहे। जरा देखिए, हालांकि पाकिस्तान वाले एक सोचते होंगे हर बार की, और कब तक ये दुख चलता रहेगा। ये तीन तस्वीरें इशारा करती हैं कि पाकिस्तान हर मोर्चे पर बेइज्जती का आदी हो चुका है। मिस्र में ट्रंप ने गाजा पीस डील का ऐलान किया और शहबाज के सामने पीएम मोदी की तारीफ कर दी। 2 हफ्ते पहले मुनीर और शहबाज को वॉशिंगटन बुलाया तो उन्हें बाहर बैठाकर रखा, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। तीसरी तस्वीर एससीओ समिट की है, जहां शहबाज शरीफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन के पीछे हाथ मिलाने को पीछे दौड़ते हुए दिखाई दिए थे, मगर पुतिन इग्नोर करते हुए आगे निकल गए। हालांकि इस बार कुछ ऐसा हुआ जो शहबाज और मुनीर काफी वक्त तक याद रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप मिस्र के शर्म अल शेख में थे, गाजा पर पीस एग्रीमेंट का ऐलान किया, 20 पॉइंट्स बताए। इसी दौरान वो मित्र देशों की बात कर रहे थे। शहबाज शरीफ फ्रेम में थे लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे थे। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर बोलना शुरू किया, तो क्या कुछ हुआ देखिए। India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very. They are. And they're two great, I tell you, leaders, great leaders as far as I'm concerned. यानी जिस मंच पर शहबाज शरीफ ट्रंप के कसीदे पढ़ रहे थे, उसी मंच से डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ के सामने भारत और नरेंद्र मोदी से अपनी दोस्ती का जिक्र किया। शहबाज बेचारे क्या करते, ट्रंप के बयान पर असहज दिखाई दिए। जब ट्रंप ने पूछा क्यों, दोनों पड़ोसी मिलकर रहेंगे ना, इस पर शहबाज कुछ इस तरह के इशारे करते नजर आए। I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very. They are. And they're two great, I tell you, leaders, great leaders as far as I'm concerned. वैसे शहबाज शरीफ सोच रहे थे कि जब वो और ट्रंप एक मंच पर होंगे तो फिर पाकिस्तान के कसीदे पढ़े जाएंगे और भारत को लेकर ट्रंप तल्ख रुख अपनाएंगे। लेकिन शहबाज की उम्मीदों पर पानी फिर गया। उल्टा ट्रंप ने भारत की तारीफ की। एक बार फिर सुनिए। India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very. They are. And they're two great, I tell you, leaders, great leaders as far as I'm concerned. लेकिन यह भी सही है कि ट्रंप को यूं ही डील मेकर का खिताब नहीं मिला। वो जानते हैं कि पाकिस्तान का इस्तेमाल कैसे करना है, और पाकिस्तान को भी ट्रंप में डॉलर की मशीन दिखाई देती है। इसीलिए ये अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल है, जो मिस्र के मंच पर चापलूसी की शक्ल में दिखाई भी दी। ट्रंप ने शहबाज से पहले मुनीर का नाम लेकर पाकिस्तानी वजीर आजम को उनकी हैसियत का अंदाजा कराया, तो वहीं शहबाज एक बार फिर कहने लगे, ट्रंप जैसा कोई नहीं, नोबेल दे दो प्लीज, ट्रंप को ही नोबेल मिलना चाहिए। Today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize, because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize, because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives. अब कोई इतनी चापलूसी करेगा तो सामने वाला थैंक यू तो कहेगा। लेकिन ट्रंप ने शहबाज को मंच पर कैसे बुलाया और अपनी तारीफ कैसे करवाई, जरा ये वीडियो भी देख लीजिए। ट्रंप जब शरीफ को माइक पर इनवाइट कर रहे थे तो ये कहते सुनाई दिए कि क्या आप वही बात दोहराना चाहेंगे जो आपने कुछ वक्त पहले मेरे लिए कही थी। बेचारे डॉलर के मारे पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन था। अब बेचारे डॉलर के सपने देखने वाले पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन था। शहबाज आए और नए मालिक की बढ़ाई करना शुरू कर दिया। Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. World
would always remember you as a man who did everything, went out of the way to stop 7 and today 8 wars. आपने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की हैसियत देख ली, अब भारत की कूटनीति का दर्शन करना भी जरूरी है, क्योंकि जिस इवेंट में फ्रांस, इटली, तुर्की, ब्रिटेन जैसे देशों के नेता मौजूद थे, टॉप लीडरशिप थी, वहां नरेंद्र मोदी ने अपने स्पेशल एनवॉय को भेजा। जिस इवेंट में ट्रंप के सामने दुनिया बिछती नजर आई, वहां भारत आंख में आग डालकर हाथ मिलाता नजर आया। और इसी ताकत का अंदाजा ट्रंप को भी है, इसीलिए वो हर मंच पर मोदी को दोस्त बताते हैं, फिर चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह तारीफ वाला वीक। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी सोमवार को राष्ट्रपति ट्रंप की जमकर तारीफ की। ट्रंप को सोने का शांति कबूतर गिफ्ट किया। इसे ट्रंप को इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता कराने के लिए दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमास और इजराइल के बीच कई दिनों से या कई सालों से जंग चल रही थी, दशकों से चल रही थी। लेकिन गाजा वाला पीस प्लान लागू होते ही बंदूक की गोलियां थम गई। ट्रंप के गाजा पीस प्लान के तहत हमास ने 20 इजरायली बंधकों को रिहा किया था। इसके बदले इजराइल ने 1900 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। हालांकि सवाल उस गाजा का है जिसमें हजारों लोगों का खून बह चुका है, कई बच्चे यतीम हो चुके, खुद कई बच्चों की जान जा चुकी है। उस गाजा का क्या होगा, कौन उसे देखेगा, इसके लिए ठोस प्लान क्या है, प्लानिंग सिर्फ कागज पर है या फिर उस पर अमल होगा, ये देखना समझना भी जरूरी है। इन दो तस्वीरों को देखेंगे तो पता चलेगा कि युद्ध के बाद की दुनिया कैसी दिखती है। एक तरफ इजरायली संसद में ट्रंप पहुंचे तो इस अंदाज में उनका स्वागत हुआ, खूब तालियां बजी। दूसरी तरफ वो गाजा है जो अपना सब कुछ गंवा चुका है। एक तरफ चेहरे पर मुस्कान, दूसरी तरफ गमों का पहाड़। दुनिया इसी का नाम है। And after so many years of unceasing war and endless danger, today the skies are calm, the guns are silent, the sirens are still, and the sun rises on a holy land that is finally at peace, a land and a region that will live, God willing, in peace for all eternity. सब कुछ हो गया, बारूदी हमला बंद हो गया, इजरायली बंधक घर लौट आए, फिलिस्तीनी छोड़े जाने लगे। लेकिन ये शहर अब दुनिया से सवाल पूछ रहा है कि इसका आखिर कसूर क्या था, गाजा की खता क्या थी, क्यों 20 लाख की आबादी वाला पूरा एक शहर बर्बाद कर दिया गया। अब यहाँ के बाशिंदों का क्या होगा, गाजा दुनिया के नक्शे पर दोबारा कैसा दिखेगा। الناس بتتعدى على المساعدات اللي بتيجي للشعب لأهل غزة، وهذا شكل بنفعش طبعا، يعني احنا ضد هذا، بس لكن ايش الواحد بيسوي؟ सवाल इसलिए है क्योंकि बीते 2 साल से गाजा में बेहिसाब बारूद बरसा है। इजराइल ने ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां हमले ना किए गए। पहले हवाई हमले, फिर टैंक भेजे, फिर सेना उतारना, और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले गाजा बुरी तरह जख्मी होता रहा। ऐसा लगता है कि ये शहर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा। خليك يا الله راح الدفاع المدني بدي امان انه اقعد في ارضي حوالين خيمتي، بدي خيمه انه تقويني تقوي اولادي। गाजा की इसी हकीकत को बदलने की कोशिश हो रही है। अमेरिका की लीडरशिप में दुनिया के कई नेता इजिप्ट के शर्म अल शेख में मिले, मुलाकात हुई, गाजा को दोबारा बसाने का ब्लूप्रिंट तैयार करने पर कोशिशें हुई। लेकिन गाजा के मुस्तकबिल को लेकर सवाल कई हैं। मसलन गाजा पर आखिरकार किसका शासन होगा? हमास नहीं तो गाजा में किसका दखल होगा? गाजा की सरकार में किसके नुमाइंदे होंगे? क्या गाजा अब अमेरिका की कठपुतली बनेगा? सवाल इसलिए है क्योंकि ट्रंप इजराइल की संसद में खड़े होकर गाजा की बात करते सुनाई दिए। ये कह दिया कि अब हमास के हथियार खत्म कर दिए जाएंगे ताकि इजराइल की सुरक्षा को कोई खतरा न हो। ट्रंप बोले कि हथियारों की मदद से ही मिडिल ईस्ट में शांति आएगी। मगर सवाल तो ये है कि आखिर ये पीस डील कब तक जारी रहेगी, क्योंकि हमास के रुख से क्लियर है कि वो हथियार नहीं डालेगा और इजराइल तब तक हमास को नहीं छोड़ेगा जब तक वो पूरी तरह उसकी लीडरशिप का खात्मा न कर दे। मतलब ये कि गाजा में सीज फायर कब टूट जाए कहा नहीं जा सकता।
अब अपर मिस्र चलते हैं, जहां गाजा पीस प्लान को साइन करने वालों में एक महिला भी खड़ी। मर्दों की जमात में खड़ी ये नेता खूबसूरती की वजह से नहीं खड़ी थी, इसलिए खड़ी थी क्योंकि वो इटली को रिप्रेजेंट कर वोटों से चुनकर आई, जीतकर प्राइम मिनिस्टर बनी। किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट का खिताब नहीं जता। लेकिन मेलोनी जब मर्दों वाली इस जमात में पहुंची तो बतौर लीडर सम्मान देने के बजाय ट्रंप कहते हैं कि वो एक खूबसूरत महिला है। वो ये नहीं कहते कि वो एक मजबूत नेतृत्व वाली महिला है। वो कहते हैं कि इटली की प्रतिनिधि मेरे सामने खड़ी है। वो ये कहते हैं कि मेलोनी आप खूबसूरत हैं और ये कहने के लिए मेरी कुर्सी पर खतरा मंडरा सकता है। इस तरह कमेंट टर्की के राष्ट्रपति का भी आया। वो भी मेलोनी को खूबसूरत कह रहे थे। लेकिन सवाल यही है कि नेताओं को मेलोनी में नेता क्यों नजर नहीं आता, उन्हें सिर्फ एक खूबसूरत महिला क्यों नजर आ रही है। We have a woman, a young woman who's, I'm not allowed to say it because usually it's the end of your political career if you say it. She's a beautiful young woman. Now, if you use the word beautiful in the United States about a woman, that's the end of your political career, but I'll take my chances. Where is she? There she is. You don't mind being called beautiful, right? Because you are. Thank you very much for coming. We appreciate it. She wanted to be here and she's incredible and they really respect her. I saw you coming down from the plane. Uçakta inerken görmüştüm We arrived sizi. together. Beraber geldik, intikal ettik havalimanına. Everything okay? Her şey yolunda. İyi gördüm. You look great. Oh, thank you. Ama Very kind. sigarayı bıraktırmam lazım. But I have to make you stop smoking somehow. I know. I don't want to kill somebody. Yeah.